हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नए अपने टॉपिक को लेकर के। नया नाटक हम आज यहां पर पढ़ने वाले हैं, एक और द्रोणाचार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी अपने कोर्स के बारे में। आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हम ये संपूर्ण यानी जो भी रचनाएं हैं, जो भी हमारा सिलेबस है, वो आपको डिटेल में वहाँ पर मिलेगा। इस आज यहाँ पर हम 15 से 20 मिनट के इस वीडियो में वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और उस पेड कोर्स में आपको यानी कि संपूर्ण सिलेबस मिलेगा। इस नाटक का विस्तृत विश्लेषण देखने को मिलेगा वहाँ पर। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें हमारे इस नंबर पर यानी व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अगर आप हमारा एक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम प्राइस पर आपको संपूर्ण यानी जो भी सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, एमसीक्यू सेशन भी होगा, हमारा लाइव क्लासेस भी होंगी। तो ज्वाइन कीजिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। तो चलिए आज अब हम बढ़ते हैं आगे इस अपने नाटक की तरफ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री लेसन के लिए यहाँ पर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है, शंकर शेषकी जी के द्वारा लिखित नाटक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं शंकर शेष जी के बारे में। शंकर शेष जी का जन्म 2 अक्टूबर 1933 को हुआ था। विदर्भ महाराष्ट्र के निवासी थे। मृत्यु इनकी 29 अक्टूबर 1981 को होती है। इनके जो अन्य नाटक हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि इनके नाटकों का क्रम भी अक्सर हम परीक्षा में देखने को हमको मिलता है। तो इनके नाटक हैं मूर्तिकार, रत्नगर्भा, नई सभ्यता के नए नमूने, बेटों अलावा, तिल का ताड़, बिन बाती के दीप, बाढ़ का पानी, बंधन अपने अपने, खजुराहो का शिल्पी, फंदी, एक और द्रोणाचार 1971 में लिखा गया। कालजयी मराठी में लिखा है, कालजयी हिंदी में भी अनुवाद किया गया। घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, राक्षस, ये सभी क्या है, शंकर शेष जी के नाटक हैं। ठीक है। पोस्टर, चेहरे, त्रिकोण का चौथा कोण, कम कोमल गांधार, आधी रात, ये सभी इनके नाटक हैं। इनकी एकांकी हैं कुछ। विवाह मंडप 1957 में, हिंदी का भूत, त्रिभुज का चौथा कोण, एक प्याली कॉफी, अजायब घर, पुलिया, सूटकेस। ठीक है। बाल नाटक इन्होंने लिखे, दर्द का इलाज 1973 में, मिठाई की चोरी 1973 में। अनुदित नाटक भी कुछ लिखे इन्होंने, दूर के दीप 1959, एक और गांव, चल मेरे कद्दू, ठुमक ठुमक 1972 और पंचतंत्र और गार्बो, ये इनके अनुदित नाटक हैं। उपन्यास भी लिखे शंकर शेष जी ने। तो तेंदू के पत्ते 1956 में लिखा, जो कि अप्राप्त है। चेतना, खजुराहो की अलका, धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे और कुछ अनुसंधानात्मक प्रबंध लिखे इन्होंने। हिंदी और मराठी कथा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन लिखा इन्होंने। छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन लिखा और आदिम जाति शब्द संग्रह 1967, ये कुछ इनकी रचनाएं थी शंकर शेष जी की। अब हम बात करते हैं इस नाटक की, जो कि द्रोणाचार्य नाटक है, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो इस द्रोणाचार्य नाटक को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कि ये नाटक क्या है, क्यों लिखना चाहा इन्होंने, 1972 में लिखा। तो इस नाटक को लिखने का मतलब यानी महाकवि व्यास द्वारा जो रचित हमारा प्राचीनतम पौराणिक ग्रंथ महाभारत है, अपने आप में क्या है, एक भारतीय संस्कृति का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है। और महाभारत का अथाह कथा सागर के समान महाभारत क्या है, ये अथाह कथा सागर के समान है, जिसमें डूबकर आधुनिक लेखक गोताखोर के रूप में मौलिक चीजों को ढूंढने में सफल होते रहते हैं इस महाभारत रूपी उस ग्रंथ में। ठीक है। तो इसी पौराणिक कथा में आधुनिक समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास जो नाटककार है वो करता रहता है। और नाटककार शंकर शेष जी ने भी की, जो भी एक ये सर्वाधिक कृत यानी ये जो महत्वपूर्ण है, ये रचना एक और द्रोणाचार्य। इसमें इन्होंने क्या किया, महाभारत कालीन जो प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य हैं, उनके जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर वर्तमान विसंगति को यहाँ पर रूपायित किया है। यानी द्रोणाचार्य, पौराणिक द्रोणाचार्य के माध्यम से वर्तमान जीवन के प्रसंगों को यानी रूपायित करने का प्रयास इन्होंने इस नाटक के माध्यम से किया है। ठीक है। तो एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है, इसके समांतर क्या है, स्थितियों का सुसंबद्ध एक नाटक और चलता है। यानी इसमें एक और अरविंद और उसका परिवार और कॉलेज का प्रसंग चलता रहता है,
और दूसरी ओर द्रोणाचार्य और उसके परिवार और उससे संबद्ध महाभारत कालीन प्रसंग इसमें देखने को मिलते रहते हैं, उनसे समानता दिखाई जाती है। यानी और इस नाटक का उद्देश्य क्या है? इस नाटक का उद्देश्य है कि केवल पौराणिक गाथा को दोहराना नहीं है, यानी लेखक का मतलब महाभारत की कथा सुनाना नहीं था कुछ। इसका उद्देश्य है इसके माध्यम से किसी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर मानवीय सत्य की खोज करना था। ठीक है, मानव के अंतस में गहन अंधेरे में बैठकर उस बिंदु को छूकर एक ऐसी हलचल मचा देना जिससे व्यक्ति उन पौराणिक घटनाओं को नए संदर्भों में देखने, समझने और स्वीकारने की कोशिश करे। यही इस नाटक का उद्देश्य है। ठीक है, यानी पौराणिक कथा के माध्यम से वर्तमान की उस स्थिति का उसको सापेक्ष रख करके। तो डॉक्टर शंकर शेषकर की जो रचना एक और द्रोणाचार्य हमने देख लिया, ये दोहरे कथा प्रसंगों को लेकर चलने वाला एक आधुनिक चेतना का प्रभावशाली नाटक है। ठीक है, तो अब हम इस नाटक की कथा वस्तु की तरफ बढ़ते हैं। इसका कथानक देखेंगे, एक और द्रोणाचार्य नाटक का कथानक क्या है। एक और द्रोणाचार्य ये नाटक क्या है? डॉक्टर शंकर शेष की एक सर्वाधिक अभिमंचित एवं चर्चित नाट्य रचना है। हमने देखा इसको 1971 में रचित। ये क्या है? एक मिथकीय नाटक है, 2 भागों में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभक्त। ध्यान रखिएगा कैसा नाटक है, ये मिथकीय नाटक है। एक और द्रोणाचार्य में मिथक और आधुनिक प्रसंगों का बिंब प्रतिबिंब, मिथक में आधुनिक युग का समावेश, पात्रों का मिथक से वर्तमान में प्रवेश आदि का सुंदर प्रयोग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नाटककार ने ये पात्र हैं इसके अरविंद, लीला, प्रेसिडेंट, अनुराधा और चंदू, है ना, ये मुख्य ये कुछ पात्र हैं। और समानांतर पात्र हैं द्रोणाचार्य, कृपि, दुर्योधन, द्रौपदी और अश्वत्थामा के प्रासंगिक और सटीक दृश्य प्रस्तुत करके इन्होंने क्या किया, समकालीन नाटकों में इतिहास प्रयोग का एक नया पहलू प्रकट किया है। ठीक है, यानी इसमें इन्होंने क्या किया, महाभारत कालीन जो आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंग हैं, है ना, उनके जो संवेदनशील प्रसंग हैं जीवन को, उनकी झांकियों को यहाँ पर लेखक प्रस्तुत करता है। अश्वत्थामा का कृपि से दूध की याचना करना, कुछ घटनाएं हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। इतने बड़े नाटक को यहाँ पर ऐसे पढ़ना थोड़ा सा सही नहीं होगा। अगर आप हमारे इस पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर आपको हम लाइव क्लासेस में पूरा डिटेल में इसको और समझा सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा कोर्स अगर आपको और अच्छे से इसको डिटेल में जाकर पढ़ना है। तो पढ़ते हैं इसका कथानक क्या है। अश्वत्थामा का कृपि से दूध की याचना करना, द्रोणाचार्य का आजीविका के लिए बाल सखा द्रुपद के पास जाना, द्रोणाचार्य का कौरव पांडव कुमारों का आचार्य बनना, एकलव्य से गुरु दक्षिणा स्वरूप दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ मांगना, द्रौपदी का चीरहरण और युधिष्ठिर का नरो व कुंजरो व अर्धशत। इन घटना प्रसंगों के आधार पर सदगृहस्थ अरविंद के जीवन की त्रासदी को लेखक ने व्यक्त किया है। ठीक है, अरविंद के जीवन की त्रासदी को इन्हीं घटना के प्रसंगों के सापेक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया है। यानी अरविंद क्या है, एक मध्यम वर्गीय आदर्श और सिद्धांतों पर चलने वाला एक सदगृहस्थ युवक है या अध्यापक है। वह प्राइवेट कॉलेज में क्या है, वो एक अध्यापक होता है। ठीक है, उस पर अपनी कैंसरग्रस्त माँ और विधवा बहन की जिंदगी की मतलब जिम्मेदारी होती है। लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाला होता है। अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट एक व्यापारी होता है और उसने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कई शिक्षण संस्थाएं खोल रखी थी। ठीक है, और वह कॉलेज के प्रिंसिपल को प्रलोभन व धमकियां देकर ग्रांट के रुपए लेकर अपने लेन देन के व्यवसाय में लगाता था और हजारों रुपए कमाकर कॉलेज को लौटाता था। ठीक है, और उसके बाद विधवा बहन की उसके बाद प्रेसिडेंट का जो लड़का राजकुमार होता है इस कॉलेज में पढ़ता होता है, जिसे परीक्षा में नकल करते हुए अरविंद पकड़ लेता है। ठीक है, अरविंद जो कि इसी कॉलेज में अध्यापक है और इसका रिपोर्ट वह यूनिवर्सिटी को भेजकर आदर्श शिक्षा प्रणाली का पालन करना चाहता है कि उसने गलत किया, नकल करते हुए पकड़ा गया, उसके खिलाफ वो शिकायत करता है। उसकी पत्नी लीला और मित्र यदु प्रत्याघातों से विचलित हो उसे कभी भी न्याय और सत्य के दुर्लभ रास्ते पर चलने से रोकते हैं। यानी उसकी पत्नी उसको धिक्कारती है कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उसको उसके खिलाफ यानी आवाज़ उठाने की, उसने गलत किया था, उस आवाज़ को वहीं दबा देते है ना, क्योंकि लोग उसको धमकाते हैं। तो उनका हौसला तोड़ते हुए यदु कहता है
राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या, हत्या से बच नहीं सकते हो तो। यानी वो अरविंद चारों तरफ से यानी लोगों से घिर चुका होता है। राजकुमार और उसके साथी बड़े क्रूर हैं, अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं कर सकते, उसको एक तरीके से उसे कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो न्यायप्रिय, सत्यवक्ता, सच्चरित्र व्यक्ति होने के बावजूद अरविंद कोई साहसी निर्णय नहीं कर पाता है। यानी कि वो ये निर्णय नहीं ले पाता है कि हमें यानी उस सत्य का साथ देना चाहिए या इन लोगों के बहका इनकी बातों को सुन करके, यानी कि हमें उसका आंतरिक मन उसका जरूर कहता है कि हम वो चीज़ गलत हो रही है, लेकिन वो उसका विरोध नहीं कर पाता है द्रोणाचार्य की तरह। और आगे चलते हैं तो कहते हैं वो और बताता है कि उसका यानी कोई भी साहसिक निर्णय अरविंद वहां पर नहीं ले पाता है। और फिर क्या होता है कि विरोध की तकलीफ यानी देह भाषा की जगह समझौते की सुविधाप्रद भाषा वो बोलने लगता है। यानी वो भी सोचने लगता है कि चलो एक समझौता कर लिया जाता है, और सत्ता के कभी ना टूटने वाले चक्रव्यूह में फंसकर मात्र बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी बनकर के वो रह जाता है। अपने प्रिय छात्र चंदू का धैर्य बंधा करके वो क्या करता है, प्रेसिडेंट के दबाव के आगे झुक जाता है। यानी चंदू के खिलाफ भी वो, चंदू के पक्ष में भी वो निसत्य बात नहीं कह पाता है अरविंद। और इतना ही नहीं, चंदू को छात्रों के भड़काने के अभियोग में कॉलेज से निकाल भी दिया जाता है, तो भी अरविंद उस बात का विरोध नहीं कर पाता है कि वो गलत है, ऐसा उसने नहीं किया है। तो इस तरीके से जिस तरह द्रोणाचार्य वहां पर मजबूर होते रहते हैं, कुछ बात नहीं कह पाते हैं अपनी, वैसे ही यहाँ पर अरविंद को दिखाया गया है। फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट अपने वादे के अनुसार अरविंद को प्रिंसिपल बना देता है। एक दिन राजकुमार कॉलेज की छात्रा अनुराधा की एकांतिक स्थिति का लाभ उठाकर बलात्कार करने की कोशिश करता है। संयोग से अरविंद वहां पहुंचता है और अनुराधा को छत विक्षत होने से बचा लेता है। अनुराधा उसके कहने पर राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट लिखती है, किंतु इस बार भी प्रेसिडेंट बीच बचाव का रास्ता खोज केस को रफा दफा कर देता है। फिर क्या होता है, अनुराधा इस मामले में दृढ़ता से आगे बढ़ती है, पर राजकुमार के गुंडे उसे मारकर रास्ते पर फेंक देते हैं, तो लोग उसको आत्महत्या समझते हैं। तो अनुराधा के केस में भी यानी कि जैसे वहां पर द्रोणाचार्य ने द्रौपदी के मामले में यानी इस चीरहरण के समय में एक यानी अपनी मूक दर्शक बन के वहां पर बैठे थे, कोई विरोध नहीं कर सके थे, वही स्थिति अरविंद ने यहाँ पर अनुराधा के साथ में अरविंद की हो जाती है। और आगे जब वो मृत्यु उसकी हो जाती है, लोग मार देते हैं राजकुमार के गुंडे उसको, तो उसकी हत्या को लोग आत्महत्या बताने लग जाते हैं। और आगे चलकर ये कथा प्रवाह मोड़ लेता है। प्रेसिडेंट बीमार पड़ जाता है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ से निस्तार पाने व डॉक्टर की सुबह शाम घूमने जाने वाली सलाह को सिरोधार करके अरविंद के साथ वो प्रेसिडेंट टहलने जाने लगता है। एक दिन शाम को क्लिप से नीचे गिरकर वह मर जाता है। अरविंद पर प्रेसिडेंट को क्लिप से धक्कर मार दिए जाने का यानी एक आरोप लगाया जाता है कि उसने धक्का देकर उनको मार दिया। तो चंदू चश्मदीद गवाह के रूप में अरविंद के खिलाफ गवाही देता है। नाटक चंदू के अर्ध सत्य के साथ ही समाप्त हो जाता है। यानी जैसे वहां दो किसका युधिष्ठिर का अर्ध सत्य होता है जिससे द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है ना, वैसे ही यहाँ पर जो चंदू होता है युधिष्ठिर यानी चंदू भी क्या करता है, वो भी यानी जबकि मतलब द्रोणा उसने अरविंद ने उनको धक्का नहीं दिया था, चंदू ने ये बात देखी थी, लेकिन उसने भी वहां पर अर्ध सत्य कहा युधिष्ठिर की भांति, तो उससे क्या हो जाता है वहां पर उनके अरविंद को की भी वहां पर ऐसे ही मृत्यु हो जाती है। यानी जहाँ वो उसका नाटक चंदू जहाँ अपनी गवाही देता है वो अर्ध सत्य बोलता है, वहीं से इस नाटक का पटाक्षेप हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस नाटक में किस तरीके से पौराणिक कथानक के आधार पर वर्तमान समाज में जो भी वास्तविकता है, इस शिक्षा प्रणाली की, एक अध्यापक की मजबूरी की, है ना, जो भी समाज की हर तरीके की जो मजबूरियां हैं उन सबको लेखक ने यहाँ बड़ी यानी खूबसूरती के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो ये तो हमारा आज का नाटक, कैसा लगा इसके बारे में अपने विचार हम तक ज़रूर दीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये नाटक आपको कैसा लगा। हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए और अच्छे से इसको जानने के लिए। अच्छा नाटक है, इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे, इसके इसके एक भाव विचार आपके मन में आएंगे कि हाँ वास्तव में क्या सत्य है और क्या असत्य है, इन पर आप ज़रूर यानी विचार कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।